हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम 7th क्लास ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और उनके क्वेश्चंस आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी यानी अवर चेंजिंग अर्थ। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आप सबको पता है एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, DSSS, KVS, NVS, BPSC 3.0, EMRS, हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं इसमें चैप्टर नंबर 3 दिया गया है हमारी बदलती पृथ्वी यानी अवर चेंजिंग अर्थ। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें कहा है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो देखिए स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं, जैसे स्थल मंडल जो हमारा लिथोस्फीयर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लिथोस्फीयर क्या है, परपटी के ऊपर जो कठोर परत है वो लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल है। और ये स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट हमेशा धीमी धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, हमें पता नहीं चलता। हमारी अर्थ के नीचे जो लेयर्स हमने कल पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्रोड, मेंटल और कोर 3 लेयर हैं, तो ये नीचे की लेयर यानी उसमें जो प्लेट्स हैं वो नीचे धीरे धीरे घूमती रहती हैं, खिसकती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ये प्लेटें खिसकती हैं, घूमती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है क्योंकि जो मैग्मा है नीचे हमने देखा था कोर में मैग्मा चैम्बर है, तो उससे क्या होता है कि ये पृथ्वी के अंदर मैग्मा के कारण गति करती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, तो ये सर्कुलर मैनर में घूमता रहता है, इस डायग्राम में दिखाया गया है। फिर आगे दिया गया है कि देखिए इस डायग्राम में आप देख लीजिएगा, इसमें दिया गया है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ओब्वियसली प्लेट जब गति करेगी तो हमारी पृथ्वी पर कुछ मूवमेंट होंगे, तो उन मूवमेंट्स को हम देख लेते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। तो ये गति किसके कारण उत्पन्न होती हैं, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में घटित घटनाएं होती हैं, जो भी कार्य होते हैं वो कौन से बल के कारण उसमें घटित होते हैं, तो इसे बोलते हैं अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स इसे कहते हैं। ये इंग्लिश टर्म भी आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट इंग्लिश टर्म दे देते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो दोनों को आप याद रखिएगा और नोट्स में इनको लिख लीजिएगा। फिर दिया गया है जो पृथ्वी की सतह के पर जो उत्पन्न होते हैं बल, वो कौन सा बल होता है, वो बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स इसे कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो हलचल होगी, जो मूवमेंट होगा, जो घटनाएं, जो आंतरिक भाग में क्रिया होगी वो अंतर्जात बल के कारण, अंतर्जनित बल के कारण, एंडोजेनिक फोर्स के कारण, और जो पृथ्वी के ऊपर सतह के ऊपर उत्पन्न होगी वो बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स इसे कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति से उत्पन्न करते हैं, कभी ये धीरे धीरे करेंगे और कभी अचानक से, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण यानी बहुत जल्दी ये मतलब इनका अचानक से जो मूवमेंट होता है वो उनके कारण भूकंप, अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी को हानि पहुंचती है। इसके कारण इसमें दिया गया है पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए पृथ्वी की गतियाँ कौन से बल उत्पन्न होते हैं, तो अंतर्जनित बल अभी हमने पढ़ा था, एंडोजेनिक फोर्स, और बहिर्जनित बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स। तो अंतर्जात बल 2 तरीके के होते हैं, एक आकस्मिक होता है और एक पटल विरूपणी बल होता है। अंतर्जात बलों को 2 भागों में बांटा गया है, आकस्मिक बल यानी सडन फोर्सेस, और एक है पटल विरूपणी बल। तो दोनों को अलग अलग भागों में बांटा है। अब आकस्मिक बल कौन कौन से होते हैं, आकस्मिक बल में दिया गया है भूकंप
यानी अर्थक्विक, वोल्केनो ज्वालामुखी और भूसंकलन यानी लैंडस्लाइड्स इसमें दिए गए हैं। आकस्मिक बल के कारण ये तीनों घटनाएं घटित होती हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भूकंप कौन से बल का कारण है, तो अंतर्जात बल में आकस्मिक बल, भूकंप, ज्वालामुखी और भूसंकलन यानी कि लैंडस्लाइड इसके कारण होता है। और पटल विरूपणी बल के कारण होता है पर्वत निर्माण कार्यकल, बिल्डिंग माउंटेन्स इसमें होते हैं किसे, पटल विरूपणी बल के कारण। वैसे ही बहिर्जनित अगर बल पूछे तो बहिर्जनित बल एक तरीके से उत्पन्न होता है अपर्दन और निक्षेपण के कारण, यानी इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों से बहिर्जनित बल उत्पन्न होता है। इसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, तो नदी, बहता जल जो रिवर्स हैं उनका बहता जल, विंड पवन क्रियाएं होती हैं, समुद्री लहरें यानी सी वेव्स, और ग्लेशियर हिमनद, ये सभी बहिर्जनित बल का कारण है। तो इसमें एक ये शब्दावली में दिया गया है कि स्थल मंडलीय प्लेट क्या है, तो भूपर्पटी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की जो प्लेट होती हैं जिन पर महाद्वीप व महासागर टिके हुए थे हैं वो स्थल मंडलीय प्लेट होती हैं। और इन प्लेटों में मूवमेंट के कारण ही हमारी पृथ्वी पर क्रियाएं घटित होती हैं अनेक तरीके के। तो देख लेते हैं जो इसमें फर्स्ट दिया गया है ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। तो वोल्केनो क्या है, भूपर्पट्टी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं। तो वोल्केनो सबसे पहले तो कौन सी बल के कारण उत्पन्न होता है, तो ये होता है अंतर्जात बल में आकस्मिक बल है कौन, भूकंप, वोल्केनो। और ये भूपर्पट्टी पर खुला हुआ छिद्र है यानी वेंट है, उससे ये पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकलता है। देखिए ये भूकंप का डायग्राम दिया गया है ज्वालामुखी का। देखिए ये मैग्मा चैम्बर है मेंटल में, और फिर ऊपर परपट्टी है यानी इसके ऊपर लिथोस्फीयर आ जाता है। तो देखिए मैग्मा चैम्बर से मैग्मा ऊपर जाएगा और ऊपर बहुत हाई प्रेशर के साथ जाएगा, तो ये यहाँ से एक दरारें उत्पन्न हो जाती हैं इसमें, जिसे हम वेंट कहते हैं, निकास कहते हैं। तो ये मैग्मा इस वेंट से, निकास से बाहर निकलने लग जाता है, तो बाहर निकलेगा, ये लावा बाहर निकल गया। और कभी कभी ये मैग्मा ऊपर तक पहुंच जाता है, जिसे हम, जहां से मैग्मा पृथ्वी पर ऊपर से छिद्र से बाहर निकलता है उसे बोलते हैं क्रेटर। तो ये टर्म्स आप याद रखिएगा कि मैग्मा कहाँ से, क्रेटर से पृथ्वी के ऊपर बाहर निकलता है, जिससे क्या क्या निकलती हैं, जिससे गैसेस निकलती है और ऐश यानी राख निकलती है। ये मैग्मा चैम्बर है। तो ये मैग्मा का डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब दिया गया है कि एंडो यानी कि अंतर है और एक्सो यानी बाह्य। एंडो मतलब अंदर, एक्सो यानी बाहर, और दोनों में प्लस जेनिक मिला देने से क्या बना, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, यानी अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, ये इसमें दिया गया है। अभी आगे इसमें ये कहा गया है कि स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ऑब्वियसली जब प्लेटें खिसकेंगी तो कंपन होगा, और इसी कंपन से ये पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इसी कंपन से भूकंप आता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। और भूकंप कभी कभी बहुत तेज आता है और कभी ये धीमी गति से आता है। तो ये सब होता है पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं उनमें हलचल के कारण, उनके खिसकने के कारण भूकंप की स्थिति पैदा होती है। परपट्टी के नीचे, भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, जहां से फील होने लगता है कि भूकंप होता है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और इसको उद्गम केंद्र एपिसेंटर कहते हैं। तो ये टर्म्स याद रखिए, एपिसेंटर यानी उद्गम केंद्र, जहां से भूकंप को पहली बार महसूस किया जाता है, जहां से भूकंप आरंभ होता है वो होता है उद्गम केंद्र यानी एपिसेंटर। और उद्गम केंद्र एपिसेंटर के भू सतह पर सबसे निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, जहां सबसे पहले भू सतह यानी अर्थ पर पता चलता है कि इस स्थान से भूकंप आया है, उसे एपिसेंटर, सॉरी ये एपिसेंटर है अधिकेंद्र, और ये उद्गम केंद्र यानी कि फोकस इसको बोलते हैं। तो ये टर्म्स याद रखिएगा, एपिसेंटर जहां भूकंप का पता चलता है, निकटतम स्थान जहां से भूकंप को भू सतह पर पता चलता है कि भूकंप आया है, कहाँ से, कौन से केंद्र से। अभी अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, उससे कंपन होगा तो बाहर तरंगों के रूप में वो फैलेगा। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। देखिए जो एरिया अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर के पास होगा वहाँ भूकंप ज़्यादा प्रभावी होगा, और एपिसेंटर से जो जो दूरी बढ़ती जाएगी भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो सबसे ज़्यादा हानि कहाँ होती है, वह स्थान जो अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर के पास है, वहाँ सबसे ज़्यादा हानि होगी। तो इसमें ये दिया गया है डायग्राम में
देखिए ये भूकंप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उद्गम केंद्र है, ये फोकस है, यहाँ से भूकंप स्टार्ट हो गया और ये तरंगों के रूप में फैलता जा रहा है। ये तरंगे यहाँ से स्टार्ट हो गई। अभी देखिए धरातल पर जहाँ सबसे पहले भूकंप पता चलता है कि भूकंप आया है, फील किया जाता है, सबसे पहले भूकंप पहुँचता है, उसे कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। और जो ये हुआ किस लिए है, ये दो प्लेटों के, देखिए ये प्लेट ऊपर खिसक रही है, नीचे खिसक रही है, तो इस वजह से पृथ्वी में कंपन हो रहा है। तो ये एपिसेंटर के जो सबसे पास स्थान है वहाँ भूकंप की तीव्रता अधिक होगी और एपिसेंटर से जो जो दूरी बढ़ती जाएगी तो ये भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी। तो ये था एपिसेंटर। यानी भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, यानी सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये बाहर की तरफ फैलती जाती हैं। अभी ये डू यू नो में इसमें दिया गया है बॉक्स में कि भूकंपीय तरंगे 3 तरीके की होती हैं। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि भूकंपीय तरंगे कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके की होती हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी? पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। तो ये 3 तरीके की वेव होती हैं। वैसे ही पी वेव को यानी पी तरंगों को तथा इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो ये इसके सारे नाम आप याद रखिए कि पी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव, तीनों एक ही होती हैं। दूसरी होती है एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे या फिर ट्रांसवर्स वेव, इसे कहते हैं एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और ट्रांसवर्स वेव। और तीसरी होती है एल तरंगे या पृष्ठीय तरंगे और इसे लव वेव भी कहते हैं। तो ये 3 तरीके की वेव आप याद रखिएगा। आगे है कि यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, किसी को नहीं पता भूकंप आने वाला है, प्लेटों में कब कंपन होगा, लेकिन हम इसे कुछ संभावनाओं से अनुमान लगा सकते हैं। और वो अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि जो जानवर होते हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लग जाता है, वो हलचल ज़्यादा करने लग जाते हैं, जैसे कुत्ते बहुत भौंकने लगते हैं। और तालाब में जो मछलियाँ होती हैं वो उनमें बहुत तेज़ मूवमेंट करने लग जाती हैं। और जो स्नैक्स होते हैं वो क्या होता है कि सरफेस पे आने लग जाते हैं, स्नैक्स कम टू सरफेस, बाहर निकलने लग जाते हैं अपने बिल से। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। देखिए गुजरात में भूकंप से विनाश हुआ था। ये आप सबको पता हो कि भुज में भूकंप आया था, बहुत तेज भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पे मापी गई थी, 6.9 की तीव्रता थी, जो बहुत हानिकारक था। तो ये आया था 26 जनवरी 2001 को और इससे बहुत हानि पहुंची थी। इसमें आगे दिया गया है कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है कि कितना भूकंप आया है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसे मापने के लिए एक यंत्र आता है जिसे भूकंप लेखी यंत्र कहते हैं, जिसे हम सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। इसको याद रखिएगा कि भूकंप मापी यंत्र यानी भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। और भूकंप यंत्र कौन सा है? तो वो है भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 है तो उससे क्या कम, वो बहुत कम भूकंप होता है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वो क्या होता है कि वस्तुएं गिरने लग जाती हैं, जैसे टेबल पे कोई ग्लास रखा है वो गिरने लग जाएगा, तो वो भी इतना मतलब हार्मफुल नहीं होता है बट इतना नहीं होता। लेकिन जब भूकंप की तीव्रता 6 या उससे ज़्यादा होती है तो वो बहुत शक्तिशाली होता है और 7 पे तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। वो तो उस पर तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बहुत हानि पहुंचाती है। तो देखिए भुज में जो भूकंप आया था वो 6.9 के उसकी तीव्रता थी, तो वो बहुत हानिकारक था। तो इसमें दिया गया है। अभी आगे है कि मुख्य जो स्थलाकृतियाँ हैं यानी मेजर लैंडफॉर्म कौन कौन सी हैं। तो देखिए मेजर लैंडफॉर्म है अपक्षय व अपरदम नामक 2 प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, यानी किससे? वेदरिंग से और इरोजन से। दृश्य भूमि है वो लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, यानी पृथ्वी की सतह है उस पर जो चट्टानें टूटती हैं, यानी वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप टू द रॉक्स। तो वो रॉक्स के टूटने से ये वेदरिंग की क्रिया होती है। और भूदृश्य में जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं, यानी कि इरोजन कहते हैं, कि जिससे कि जल से, विंड से या फिर आइस से, विभिन्न प्रकार के जो घटक से हैं इनके द्वारा जो लॉस होता है उसे कहते हैं इरोजन या फिर अपक्षय कहते हैं।
तो देखिए वायु जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, बिल्कुल ले जाता है। जो अपर्दित पदार्थ है या तो वायु के तेज हवा चलेगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, या फिर जल से वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिसपे वो एक स्थान पर निक्षेपित यानी एक जगह वो इकट्ठा हो जाते हैं। अपर्दन व निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। जब ये एक जगह इकट्ठे होते हैं तो विभिन्न प्रकार के डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्थलाकृतियों का निर्माण इससे होता है। आगे है नदी के कार्य। नदी के कार्य क्या क्या हैं, तो देखिए नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, बिल्कुल दृश्य भूमि का अपर्दन नदी के जल से होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। तो ये है वह जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं, जो देखने में बहुत आकर्षक होता है। तो ये होता है किसी खड़े ढाल वाली शैल के घाटी से नदी का गिरना, तो वो जलप्रपात होता है, वाटरफॉल होता है। आगे इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस पे, कि विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं बिल्कुल, लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछे तो वो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला का है, ये सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात अगर पूछे तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित कौन सा है, नियाग्रा जलप्रपात। सबसे अगर ऊंचा पूछे तो एंजिल, और फिर उसके बाद में नियाग्रा जलप्रपात जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। फिर है अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा, विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये तीनों जलप्रपात ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा इनको। आगे क्या दिया गया है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, नदी बहती है और मैदान में देखिए ऊपर ग्लेशियर से या फिर कहीं से नदी गिरती है, फिर वो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग से वो बहने लगती है, बिल्कुल एक वेव की तरह बहती है। नदी के इन्हीं मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, यानी कि मियंडर्स कहते हैं। कि नदी मोड़ों के रूप में, देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोड़दार यानी एक वेव के रूप में, एक लहर के रूप में नदी बह रही है, जिसे विसर्प कहते हैं, यानी मियंडर्स इसे कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, यानी इरोजन और डिपोजिशन से स्टार्ट हो जाता है। और जब ये इसके डिपोजिशन और इरोजन के कारण इसके सिरे क्या हैं, टूट जाते हैं, जिसे विसर्प लूप नदी कट जाती है। और ये कटी हुई नदी देखिए, ये विसर्प है, ये नदी बह रही है और ये किनारे पे विसर्प हो गया है। और ये विसर्प धीरे धीरे क्या है, अपर्दन और निक्षेपण के कारण इनसे नदी से अलग हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, चाप झील या फिर ओक्सबो लेक। ये टर्म्स भी याद रखिएगा, ओक्सबो लेक या चाप झील इसे कहते हैं। तो ये विसर्प के अलग होने से, नदी के विसर्प से अलग होने से ये चाप झील का निर्माण होता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर भी बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल अपने क्षेत्र से अगर नदी बाहर निकल जाती है तो उसके आसपास क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, जिससे क्या होता है, बाढ़ के कारण नदी के तटों से निकटवर्ती जो भी महीन मिट्टी होती है या फिर पदार्थों का निक्षेपण होता है, वो मिट्टी पदार्थों को साथ में लेकर वहाँ एक छोड़ देती है, जिसे अवसाद कहते हैं, जिसे कि सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये अवसाद बहुत उपजाऊ होता है। ये समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण करती है, मतलब फ्लड प्लेन्स का निर्माण करती है। तो ये बहुत उपजाऊ होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। तटबंध किसे कहते हैं, जो नदी का उत्थित तट होता है, जो नदी के तट होते हैं उन्हें तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, जहां से गिरती है वहां सबसे तेज धारा में बहती है, और जहां पर वो गिरती है वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी गति धीमी हो जाती है और वो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं, यानी अलग अलग वो शाखाओं में बट जाती है। तो देखिए जिसको हम क्या बोलते हैं, देखिए एक नदी बह रही है और वो गिरते गिरते एक अलग धाराओं में बहने लग जाती है, यानी उसकी और सहायक नदियां आकर या तो उसमें मिल जाती हैं या फिर उसकी धाराएं बहने लगती हैं, तो उसे हम वितीरिका कहते हैं।
अब देखिए ये वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी यानी अलग अलग नदियाँ, जिसमें सहायक नदी या फिर मुख्य नदी से अलग नदियों में विभाजित हो जाना डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। ये नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, कि सबका अपना अपना मुहाना होता है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो देखिए जब मुख्य नदी है और ये मुख्य नदी अनेक नदियों में ऐसे विभाजित हो गई और इससे अवसादों के संग्रह से डेल्टा, एक जगह अवसाद ये देखिए इकट्ठा हो गए और इन अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ये नदियों के बारे में दिया गया है। फिर आगे देखिए है समुद्री तरंगों के कार्य। तो देखिए वर्क्स ऑफ सी वेव्स यानी समुद्र तरंग के कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए समुद्र तरंग के अपरदन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनती है। इसमें जो सी वेव हैं उनके कारण इरोजन और डिपोजिशन के कारण क्या होता है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, यानी कि वो सी वेव्स लगातार जो शैल होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनसे टकराती रहती हैं, जिससे क्या हुआ, उन चट्टानों में दरार आ जाती है और समय के साथ वो दरारें चौड़ी और बड़ी होती जाती हैं, जिसे हम समुद्री गुफा कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए एक बहुत बड़ी रॉक है, बहुत बड़ी चट्टान है। इससे क्या लहरें बहुत तेज गति से आती हैं और टकरा टकरा कर धीरे धीरे वो एक यहाँ पर होल बना लेती हैं, जिसे हम समुद्री गुफा कहते हैं। तो ये समय के साथ ये जो इसका दरार है वो बड़ी होती जाती है, जिसे समुद्री गुफा का नाम दिया गया है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने से इनमें केवल क्षति बचती है। जब देखिए ये गुफा बन गई, अब धीरे धीरे इनमें और ज़्यादा प्रेशर से पानी अब जब अंदर की तरफ जाएगा तो ये दोनों तरफ पानी बाहर चला जाएगा, जिसे हम तटीय मेहराब कहते हैं, जो कि ऊपर इससे छत बसती है, बीच में ये होल बन जाता है। और जब अपरदन से ये छत भी तोड़ देती है, यानी बहुत तेज, और जब हवा पानी का प्रेशर तेज होगा तो ये छत भी टूट जाती है और लास्ट में बचती है स्टैक। देखिए स्टैक, ये स्टैक आप देख सकते हैं, ये स्टैक बचती है। अब ये स्टैक क्या होती है, जब जिस पर छत नहीं होती वो स्टैक होती है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़े हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृंगु कहते हैं। तो देखिए समुद्री भृंगु क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर ये खड़ा हुआ जो है स्टैक, ये समुद्री भृंगु का निर्माण करते हैं। समुद्री तरंगों के किनारे पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए समुद्री तरंगे हैं वो अपने किनारों पर अवसाद जमा करती है, जिससे समुद्री पुलीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया हिमनद के कार्य, यानी कि वर्क ऑफ आइस, यानी हिमनद के क्या क्या कार्य हैं ग्लेशियर के। तो ग्लेशियर अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। देखिए ये इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो बर्फ की नदियां होती हैं वो हिमनद होता है, यानी ग्लेशियर होता है। और ये रिवर ऑफ आइस यानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद के नीचे ही कठोर चट्टानों से गोलाश्म मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। देखिए जो कठोर चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसको भूदृश्य अपरदन करती है कौन, ये गोलाश्म मिट्टी को और पत्थरों को, हिमनद और कठोर चट्टानों को। फिर क्या होता है कि हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। हिमनद है वो इसमें गर्त बनने लग जाते हैं, खड्डे बनने लग जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। देखिए अब ये बर्फ है, ये पिघलेगी तो नीचे धसेगी तो गर्त का निर्माण होता है। गर्त क्या होता है, नीचे यानी पृथ्वी के नीचे का पार्ट। जैसे सबसे अगर गहरा गर्त पूछे तो मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है। तो ये गर्त में देखिए छोटे छोटे गर्त बनते हैं इसमें ग्लेशियर के कारण, और गर्त में बर्फ पिघलेगी तो उसमें जल भर जाएगा, और जल भरने से वहाँ सुंदर झील का निर्माण हो जाता है। तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होती है, और ये निक्षेपण हिमनद हिमोड का निर्माण करती हैं, यानी ग्लेसिकल मोरेन्स का निर्माण ये करती हैं। किससे, जब हिमनद में पदार्थ लाए जाते हैं जैसे कि शैल, सोए, रेत, तलछट, मिट्टी, इनसे हिमनद हिमोड का निर्माण होता है। देखिए समुद्री हमने पढ़ लिया, हिमनद पढ़ा। अभी हम पवन के कार्य देखते हैं। तो पवन के कार्य में क्या दिया गया है कि रेगिस्तान में अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण ही पवन में रेगिस्तान में पवन है।
रेगिस्तान में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, शैल देख सकते हैं। तो देखिए हमने ये आकृतियाँ हमने समुद्री तरंग के कार्य के रूप में भी देखी थी कि समुद्र से कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, जैसे तटीय मेहराब हुआ, सी आर्च हुआ, सी केव हुई, स्टैक देखा था। ग्लेशियर में हमने ग्लेसिकल मोरेन्स देखे थे, और नदी में हमने वितरिका नदियाँ देखी थी। और आकृतियाँ पूछे तो विसर्प, चाप झील, ओक्सबो लेक देखी थी, मियंडर्स देखे थे, तटबंध देखे थे, बाढ़ का मैदान, ये सभी आकृतियाँ अलग अलग उनसे होती हैं। वैसे ही रेगिस्तान में कौन सी आकृति बनती है, पवन से कौन सी आकृति बनती है, तो वो छत्रक शैल यानी मशरूम रॉक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मशरूम रॉक किसका उदाहरण है, तो पवन के द्वारा जो आकृति बनती है वो मशरूम रॉक होती है। अभी पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। बिल्कुल पवन जो चलेगी तो ऊपरी भाग को छोड़कर नीचे की तरफ हवा तेजी से होगी, और पवन के चलने के साथ ही रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। पवन के साथ में रेत ऊपर उठती है, और जो पवन रुकती है, हवा रुकती है, तो जो रेत होती है वो ऊपर से नीचे गिरती है और एक छोटी पहाड़ी के रूप में बना जाती है, जिसे हम बालू का टिब्बा कहते हैं। सैंड ड्यून हम जिसे बोलते हैं, सबने देखे होंगे सैंड ड्यून। अब बालू के जो कण हैं महीन व हल्के होते हैं, बिल्कुल ये हवा के साथ ऊपर उठते हैं और हवा के रुकते ही नीचे गिरते हैं, जिससे कि सैंड ड्यून का निर्माण होता है। वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है, तेज हवा चलती है तो पवन उनके साथ उड़कर अत्यधिक दूर चली जाती है, और ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, जिसे हम लोएस कहते हैं। तो देखिए लोएस भी किसका उदाहरण है, पवन का ही उदाहरण है कि पवन की लोएस किसकी प्रभाव से बनती है, तो पवन से बनती है लोएस। अब देखिए चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा लोएस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, तो वो चाइना में पाए जाते हैं, और ये सैंड ड्यून है, आप देखिएगा। तो ये था आज का हमारा चैप्टर 3 ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी 7th क्लास की ज्योग्राफी का। अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम एनसीईआरटी 7th क्लास को कंप्लीट ऐसे ही कर देंगे, तो इसके बाद हम 8th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी एग्जाम की तैयारी ऐसे ही करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।